पुलिस विभाग, इस डिपार्टमेंट से क्या सूचना निकाल सकते हैं? क्या कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी निकाला जा सकता है? जी हाँ, आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो भी पब्लिक हित में या कोई ऐसी सूचना जिसे हम संसद या विधानमंडल में डिस्कस नहीं कर सकते, उसको छोड़ के आप सारी सूचनाएं निकाल सकते हैं। इसके अलावा चूँकि ये पुलिस विभाग है, तो जो भी मामला न्यायालय के संगत में, तर्क संगत में है, अधीन है, उस मामले से जुड़ी जानकारी भी आप, जैसे एविडेंस वगैरह जो है, वो भी आप नहीं मांग सकते। इसके अलावा जो जनरल जानकारियां हैं वो आप इसमें निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एफआईआर की कॉपी निकालनी है, या कुछ इन्फॉर्मेशन आपने कोई कॉल लॉग कराई थी आपने, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये चीज़ें बिल्कुल आप पुलिस विभाग से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का इस्तेमाल करके मांग सकते हैं। दिक्कत क्या होती है कि पुलिस विभाग में हम आरटीआई कैसे लिखें, किसको लिखें, शब्दों का जो प्रयोग है, जो सिलेक्शन है, वो कैसे करें, ये एक बड़ा टफ़ क्वेश्चन है। आज मैं उसी टफ़ क्वेश्चन को बहुत आसान करने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम पुलिस विभाग पर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का इस्तेमाल कर आवेदन लिख सकते हैं और उनसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं और आपके लिए ये वीडियो मैं दरभंगा बिहार से रिकॉर्ड कर रहा हूं। चलते हैं फटाफट स्क्रीन की तरफ और आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम ये आरटीआई एप्लीकेशन लिखें, कैसे लिखें, किसको लिखें और शब्दों का चुनाव कैसे करें। दोस्तों, इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और जनहित में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचे और उनके अंदर का जो डर है वो निकले और आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का इस्तेमाल कर अपनी सूचनाएं पुलिस विभाग से भी प्राप्त करें। स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैंने एक वाइट पेज लिया है। आप हैंड रिटन एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। आप हैंड रिटन एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, आप कंप्यूटर पर टाइप भी कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर पर टाइप कर रहा हूं। आप एज इट इज़ डिट्टो ऐसे ही इसको आप लिख भी सकते हैं हैंड रिटन। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम अपना एक हेडर बनाएंगे। हमने पहले भी कहा है, आपको अपना नाम, पता, यह सब कुछ जो है आपको इस पर मेंशन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी लिख दिया है। यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिना ईमेल आईडी के भी आप लिख सकते हैं। मगर यदि ईमेल आईडी है तो आप लिख ज़रूर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि कभी कभी सूचना जो है वो ईमेल के माध्यम से भी आ जाती है, जिसमें पत्राचार का जो समय है वो बच जाता है। 3, 4, 5 दिनों का बचत हो जाता है। उसके पहले जो है वो आपको सूचना मिल जाती है ईमेल के माध्यम से। इसके बाद जो अगला पॉइंट है जो हमको लिखना है वो हम लिखेंगे कि दिनांक। दिनांक जो है आप दिनांक लिख दीजिएगा, जिस दिनांक को आप यह एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप उस दिनांक को लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पे 7 अगस्त 2022 लिखा है। आप जिस दिनांक पे आप लिख रहे हैं आप उसको वही दिनांक लिखिएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि हमें यह आवेदन लिखना किसको है। तो दोस्तों, ये आवेदन जो है आप जिला मुख्यालय में भी लिख सकते हैं और राज्य मुख्यालय में भी लिख सकते हैं। मैंने यह आवेदन जो है वह जिला मुख्यालय में लिखा है और जिला मुख्यालय में बैठते हैं पुलिस अधीक्षक। किसी किसी ज़िले में जो है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बैठते हैं, जिनको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। तो आप ये चेक कर लीजिएगा आवेदन लिखने से पहले कि आपके ज़िले में एसएसपी साहब हैं या एसपी साहब हैं। यदि एसपी साहब हैं तो आप सिर्फ लिखिएगा पुलिस अधीक्षक, और यदि आपके ज़िले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब की नियुक्ति है तो आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लिखिएगा। तो कैसे लिखिएगा, सेवा में जन सूचना अधिकारी सह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग, जिला का नाम, राज्य का नाम और पिन कोड, आपको ये लिखना है। तो जो हमारे पुलिस अधीक्षक साहब होते हैं वही होते हैं जन सूचना अधिकारी। आप उनसे भी सूचना मांग सकते हैं और वो जो है अपने नीचे जो भी डिपार्टमेंट होगा या जो भी अधिकारी इसके लिए नियुक्त करेंगे और वो आपको फिर जवाब भेजेंगे।
उसके बाद विषय, अमूमन आपको पता विषय में हमेशा हम यही लिखते हैं, विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन, आपने भी यही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। एक टॉपिक लिया है मैंने, उस टॉपिक पर मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूँ। आपकी परिस्थिति के हिसाब से आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है, और आप उसके हिसाब से इस आवेदन को लिख सकते हैं कि आपको किस संदर्भ में आवेदन लिखना है। मैंने एक क्रिएट किया और मैंने उसके हिसाब से आपको समझाने के लिए लिखा है कि महोदय, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत पुलिस कंट्रोल रूम के दूरभाष संख्या 100 पर किए दिए गए शिकायत सूचना से संबंधित सूचना उपलब्ध कराएं। मान लीजिए कि मैंने कभी 100 नंबर पे फ़ोन किया था और उनको कोई सूचना दी थी या कोई कंप्लेंट किया था, उसके 5, 10, 15, 20, 25 दिन, 50 दिन हो गए और उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई, हमें उसके बारे में जानकारी लेनी है। तो हम चक्कर लगाएंगे तो हमें तो मिलने से रहा, ये पुलिस डिपार्टमेंट है। मगर हाँ, यदि हम सूचना का अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल करें तो निश्चित ही हमें इसका जवाब मिलेगा। तो कैसे लिखेंगे हम? तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि ग्राम XX, आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, निकट बजरंग वाटिका, जो भी एक डमी पता है, प्रखंड, जिला लिखेंगे, राज्य लिखेंगे, के निकट एक शादी समारोह में दिनांक इतने इतने को सुबह के 4 बजे बहुत ही तेज़ गति से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर शोर मचाया जा रहा था, जिससे मेरे साथ आसपास के सभी लोग बहुत ही परेशान हो रहे थे। दोस्तों, नॉइज़ पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन है जिसके ऊपर किसी का नज़र नहीं जा रहा है। लोग कहते हैं शहरों में शोरगुल है, कभी गाँव में आकर के देखिए, गाँव में ज़्यादा शोरगुल है। उससे दिन रात लाउड स्पीकर बजते रहता है। लाउड स्पीकर कल्चर इतना खतरनाक होते जा रहा है जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कम से कम कितने तरह की बीमारियां जो हैं ना, कितने तरह की बीमारियां इस अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों से हो रहा है। हार्ट अटैक से लेकर के मेमोरी लॉस, सुनने की बीमारी और पता नहीं कितनी ऐसी बीमारियां जिनका मैं बखान नहीं कर सकता। तो एक बीमारी है लोगों के अंदर, समाज के अंदर जो पनप रहा है। खैर, हम इस बात पर डिस्कस करने नहीं आए हैं। ये एक बीमारी है, इसको भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 बना हुआ है मगर उसका सही से पालन नहीं हो रहा है। खैर, हमने ये एप्लीकेशन लिखा और उसके बाद लिखा कि महोदय, आजकल लगभग सभी घरों में या तो कोई बीमार है, वृद्ध व्यक्ति है, विद्यार्थी होता ही है। ऐसे में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मानवता के खिलाफ है। दोस्तों, ऐसा कोई घर बता दीजिएगा जिस घर में या तो कोई बूढ़ा व्यक्ति ना हो, या कोई बीमार व्यक्ति ना हो, या कोई विद्यार्थी ना हो। अमूमन आपको हर घर में मिल जाएगा। और यदि उस घर के बगल में कहीं लाउड स्पीकर बज रहा हो तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैंने इसीलिए इस प्रॉब्लम को भी इसमें लिखने की कोशिश की है। और यदि आप में से कुछ RTI एक्टिविस्ट हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि जनहित में, सामाजिक हित में इस RTI को ज़रूर लगाइएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इसमें लिखा है, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार यह एक कानूनी जुर्म है और इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को 100 नंबर पर मेरे मोबाइल दूरभाष संख्या से मोबाइल नंबर सूचना दी गई और आग्रह किया कि लाउड स्पीकर बंद करवाया जाए और न्याय उचित कार्रवाई की जाए। अब मैंने ये सूचना दे दिया। अब उस सूचना पे पुलिस ने क्या एक्शन लिया, ये तो आप चक्कर लगाते रह जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन यदि आप एक RTI एप्लीकेशन डालते हैं तो आपको निश्चित ही पता चलेगा। मैंने लिखा है इसमें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के उपरोक्त के संबंध में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराएं। दर्ज कराई गई शिकायत का दिनांक, समय के साथ कॉल संख्या की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं। दर्ज कराई गई शिकायत की कंप्यूटर जनित रिपोर्ट की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं और उपरोक्त शिकायत पर आपके विभाग द्वारा जवाब लिखे जाने तक क्या कार्रवाई की गई उसकी एक सत्यापित प्रति भी उपलब्ध कराएं। 3 क्वेश्चन में आपकी प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन निकल जाता है। पहली चीज़ तो आपकी कॉल रिकॉर्ड की गई कि नहीं की गई ये पता चल जाएगा। यदि की गई तो उसकी एक आप सत्यापित कॉपी मांग लीजिए और फिर उस पर आपने क्या एक्शन लिया है ये भी आपने मांग लिया, तो आपका पूरा जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो एक RTI एप्लीकेशन से निकल जाएगा। ये मैंने एक डेमो एग्जाम्पल बनाया है। आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। और यदि आपको इसका ड्राफ्ट कॉपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ड्राफ्ट कॉपी निश्चित ही भेज दूंगा। उसके बाद अमूमन आपको पता है
कि आरटीआई के लिए जो है एक 10 रुपये की फ़ीस लगती है। मुझे पता चला है कि कुछ राज्यों में 20 रुपये की फ़ीस लगाई जा रही है, जो कि तर्कसंगत नहीं है और ये गलत है। मगर फिर भी इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। उस राज्य के जो भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए। फ़िलहाल बहुत सिंपल सी बात है कि यदि आप एबव पॉवर्टी लाइन से हैं, यदि आप गरीबी रेखा से ऊपर के हैं, तो आपको 10 रुपये की फ़ीस जमा करनी है, जो कि सबसे आसान तरीका है पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से। आप पोस्टल ऑर्डर किसी भी डाकघर से खरीद सकते हैं। आपको लिखना है, मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर रहा हूं, और पोस्टल ऑर्डर की संख्या आपको मेंशन करनी है। या यदि आवेदक यानी कि आप जो आवेदन लिखने वाला है वह बिलो पॉवर्टी लाइन से है, तो आपने लिखना है कि आवेदक बीपीएल कार्डधारी है, इसलिए सभी देय शुल्क से मुक्त है। बीपीएल के अंदर जो भी लोग आते हैं, जो भी परिवार आते हैं, उनको आरटीआई के लिए किसी भी तरह की कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको क्या करना है, उनको अपना बीपीएल कार्ड संख्या जो भी होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और उसके बाद उसकी एक फ़ोटोकॉपी जो है आपको लगानी है। तो यदि आप एबव पॉवर्टी लाइन है तो आपने क्या करना है, आपने 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है, उसका नंबर यहाँ लिखना है, और पोस्टल ऑर्डर को इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आवेदक जो है वो एबव पॉवर्टी लाइन से है, और इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी एक का ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद अमूमन मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, अमूमन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ जानकारियाँ जो हैं ज़रूर इसमें लिखिएगा। इससे आपके जो आरटीआई का आवेदन होता है उसको थोड़ा सा बल मिलता है और जानकारी आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग कार्यालय से संबंधित नहीं है तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुए मेरे आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें। मतलब यदि आपने गलती से किसी गलत जगह पे इस आवेदन को भेज दिया है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यह उस लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी है कि उसको सही जगह पर भेजे और उसकी ट्रांसफ़र की एक कॉपी जो है वो आपको भी भेजे, ताकि आपको पता चल जाए कि अब आपको जो इसकी फॉलोअप की जो काम करना है, जो आपको सूचना आनी है वो कहाँ से आनी है। दूसरा पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको ज़रूर लिखिएगा कि जब भी आप मुझे जवाब दें तो आप मुझे कृपया करके अपीलीय पदाधिकारी का पद, नाम व पता अवश्य बताएं। ये क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको जो जवाब मिलता है वो संतोषजनक नहीं होता है, जैसे या तो अधूरा हो या गुमराह करने वाला हो या गलत हो। तो ऐसी स्थिति में आप इसको किस पदाधिकारी तक अपनी शिकायत करेंगे, सूचना देंगे। इसलिए आप मुझे सेक्शन 7 सबसेक्शन 8 क्लॉज 3 और सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 क्लॉज 2 के अनुसार आप मुझे अपीलीय अधिकारी का पद, नाम व पता भी ज़रूर बताइएगा जवाब देते समय। अगला पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं कि हमें जो डाटा हमने आपसे मांगा है वो जिस रूप में मांगा है हमको उसी रूप में दीजिए। मतलब यदि मैंने आपसे फिजिकल फॉर्म में मांगा है कागज़ के रूप में तो हमें कागज़ में दीजिए, हमने आपसे ईमेल पे मांगा है तो ईमेल पे दीजिए, हमने आपसे डिस्क में मांगा है तो डिस्क में दीजिए, उसका प्रारूप ना बदलिए। अगला पॉइंट जो है वो हम लिखेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 उपधारा 1 के अनुसार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये जानकारी जो है मुझे 30 दिनों के भीतर प्रदान करें। ये 30 दिन जो है, जिस दिन आपने एप्लीकेशन लिखा है उस दिन से शुरू नहीं होता, जिस दिन उनको एप्लीकेशन मिलता है उस दिन से शुरू होता है और वो आखिरी दिन तक वो आपको लिख सकते हैं, वो 30 दिनों के अंदर काउंट होगा। तो आप ये जनरली मानिए कि आप जिस दिन ये एप्लीकेशन डाक द्वारा, आप रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजते हैं तो उससे 5 दिन और जवाब लिखने के बाद वो भेजेंगे उसके 5 दिन, यानी कि लगभग 40 दिन का आप मान के चलिए कि इतना अंतराल तो लग जाता है यदि सही ढंग से सही समय पे सूचना भेजी जाए तो। अगला पॉइंट जो हम लिखेंगे कि आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 7 उपधारा 8 के अनुसार यदि आप मेरे आवेदन को अस्वीकार कर देते हैं तो भी आपको बताना पड़ेगा कि आपने किस कारण से मेरे आवेदन को अस्वीकार किया है, उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, और आरटीआई एक्ट 2005 की किस धारा के हिसाब से आपने मेरे आवेदन को अस्वीकार किया है आपको यह भी बताना पड़ेगा।
तो आप यदि मेरे आवेदन को अस्वीकार कर रहे हैं तो आप मुझे अभी बता दीजिएगा, और नहीं कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। पर ये सब जब आप लिख देते हैं तो थोड़ा सा आपके आवेदन को ना बल मिलता है। सामने वाले जो जन सूचना अधिकारी हैं उनको लगता है कि नहीं, ये सारे कानून जो है ये हम पर एप्लीकेबल हो जाएगा, इसलिए बहुत सोच समझ कर जो है वो और सटीक तरीके से जवाब देंगे। अगला पॉइंट जो मैं लिखूँगा कि आरटीआई एक्ट की जो धारा है सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 क्लॉज जे, उसके अनुसार ऐसी कोई भी सूचना जिसे संसद या राज्य विधानमंडल में हम डिस्कस कर सकते हैं वो हमें भी मिल सकता है। यानी कि आप कभी सेक्शन 8(1) जे का इस्तेमाल करके ये ना कह दो कि ये तो गोपनीय इन्फॉर्मेशन है जी, हम नहीं दे सकते, ये व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन है, हम नहीं दे सकते। तो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसे हम संसद में डिस्कस कर सकते हैं, जिसे हम राज्य के विधानमंडल में डिस्कस कर सकते हैं, वो आप हमें भी दे सकते हैं। ये सेक्शन 8(1) जे में मेंशन्ड है, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा आप अपना जवाब देते समय। एक पॉइंट आप लिखिएगा कि यदि 30 दिनों के भीतर, यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 7 उपधारा 2 के अनुसार यदि 30 दिनों के भीतर आपने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैं ये मान लूँगा कि आपने मेरा आवेदन अस्वीकार कर दिया है, और फिर मैं अपनी अगली कार्रवाई पे लगूंगा, जैसे अपील करना या सूचना आयोग में शिकायत करना। और एक और पॉइंट मैं लिखूंगा इसमें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 उपधारा 2 के अनुसार यदि आप जो है मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि मुझे ये डाटा क्यों चाहिए, यानी आप मेरे व्यक्तिगत विवरण यानी कि पत्राचार के लिए जो आपको चाहिए, आपको ईमेल चाहिए, मान लीजिए ईमेल मैंने नहीं लिखा है तो आप मुझसे फ़ोन करके ईमेल पूछ सकते हैं कि है कि नहीं है, या पत्राचार के लिए आपको पता अधूरा लग रहा है तो आप वो पूछ सकते हैं, मगर आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। वैसे तो पूरा का पूरा आरटीआई एक्ट है दोस्त, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु है जिसका आप यदि मेंशन करते हैं तो निश्चित ही जो है आपका जो आवेदन है उसको बल मिलता है, और कहीं ना कहीं जो है आपके आवेदन पर कार्रवाई होना की संभावना बढ़ जाती है। अगला पॉइंट जो है आपको लिखना है घोषणा, क्योंकि आरटीआई एक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए है, और आपको आरटीआई के जरिए जो सूचना मिलती है उसका आप कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो आप लिखेंगे, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी भी मामले में और किसी के तहत प्राप्त जानकारी का उपयोग, पास, साझा, प्रदर्शन या प्रसारित किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी तरीके से नहीं करूँगा जो एकता के लिए हानिकारक हो और संप्रभुता या भारत के हित के खिलाफ हो। आपको ये लिखना है। उसके बाद फिर आपने अपना एक सिग्नेचर नीचे नाम पता लिख करके ऐसे लगा देना है। ठीक है, सादर धन्यवाद भवदीय। आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपना पता लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, और इसके साथ आप लगाएंगे 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर यदि आप एबव पॉवर्टी लाइन से हैं तो, और यदि आप एबव पॉवर्टी लाइन से नहीं हैं तो आप लगाएंगे बीपीएल कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी, और बीपीएल कार्ड का नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जहाँ पे हमने फ़ीस के बारे में लिखा था। ठीक है, आपको ये ना लिख करके आपने वो लिखना है कि आवेदक बीपीएल कार्डधारी है, इसलिए सभी देय शुल्क से मुक्त है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सवालों का जवाब ज़रूर मिला होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट पर आरटीआई यदि लगाना है तो किसको लगाना है, कैसे लगाना है, और किन किन शब्दों का उचित उपयोग करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आरटीआई एक्ट के बारे में पता चले कि वो पुलिस डिपार्टमेंट से भी जानकारी निकाल सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही जो अगली वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं आपके लिए ये वीडियो दरभंगा बिहार से रिकॉर्ड कर रहा हूं। नमस्कार।